हाँ जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सब ने अपना शेड्यूल फर्स्ट भी कंप्लीट कर लिया होगा। जो स्टूडेंट मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि हमने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर जो जीके का होता है, उसके लिए डेली स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग शेड्यूल की शुरुआत करी है, जिसका शेड्यूल फर्स्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और आज हम उसका सेकंड शेड्यूल देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ अपना शेड्यूल फर्स्ट टाइम पे कंप्लीट कर लें। अगर आप अपना शेड्यूल के अकॉर्डिंग सिलेबस कंप्लीट करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका सिलेबस कब कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि अगर आपने शेड्यूल फर्स्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज और पीवाईक्यू नहीं किए हैं तो वो भी कर लेना। और अगर आपको किसी भी तरीके की शेड्यूल फर्स्ट में प्रॉब्लम आई हो या फिर उससे रिलेटेड आपको कंटेंट ना मिला हो तो आप मेरे टेलीग्राम पे देख लेना और मुझे कमेंट कर देना, वो मैं कंटेंट आपके साथ शेयर कर दूँगी टेलीग्राम पे। ठीक है, तो आज हम शेड्यूल सेकंड देखते हैं। तो इसमें हमारे हिस्ट्री के जो टॉपिक हैं वो है मुगल काल के दौरान साहित्य, कला एवं वास्तुकला का विकास। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल में हमने गुप्त काल के दौरान साहित्य, कला और वास्तुकला का विकास देखा था और आज के शेड्यूल में हमारा है मुगल काल के दौरान साहित्य, कला व वास्तुकला का विकास। ठीक है, और हमने राष्ट्रीय आंदोलन के डिसाइड किया था कि एक नेता पर शेड्यूल में देखेंगे। तो पिछले शेड्यूल में हमने बीडी सावरकर जी देखे थे और इस शेड्यूल में हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ठीक है, तो ये हमें हिस्ट्री का पढ़ना है। नेक्स्ट है राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर। इसमें आपको राजस्थान के लोकगीत और राजस्थान की जो रीति रिवाज और प्रथाएं हैं ये टॉपिक कंप्लीट करना है। दूसरा है जो अपना जैसलमेर ज़िला है, यहाँ के जितने भी दुर्ग, मंदिर, महल, हवेलियाँ, ये जो भी चीज़ें हैं वो आपको कंप्लीट करनी है। पिछले वीडियो में हमने जोधपुर ज़िले के देखे थे और इसमें हमने जैसलमेर के देखेंगे। और आपको बैसाख जो माह है इसमें जितने भी मेले और त्योहारों का आयोजन होता है ये हमें देखना है। ये वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर आप इनको पढ़ोगे तो ये आपको रीट में भी हेल्प करेंगे, साथ ही साथ आरएएस में भी हेल्प करेंगे और फर्स्ट ग्रेड में तो अपना है ही। ठीक है, मैंने एक और नए टॉपिक की शुरुआत करी है, संत और संप्रदाय। देखो कई बार क्या होता है कि जब हम पूरा टॉपिक एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं हमसे छूट जाते हैं वो। और ऐसा नहीं है कि जैसे मेले और त्योहार अपन एक दिन में करने बैठें तो अपन को एक दिन में हो जाए, ऐसा नहीं होता। क्योंकि एक दिन और एक मंथ के लेके चलो आप तो इस तरीके से हो जाएंगे। इसी तरीके से मैंने डिसाइड किया है कि हर शेड्यूल में अपन एक मंथ के मेले और त्योहार लेके चलेंगे। और साथ ही साथ जैसे संत और संप्रदाय हैं तो उनमें काफ़ी सारे संप्रदाय हैं, उनको एक साथ करने बैठते हैं तो उनमें कन्फ्यूजन हो जाती है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि एक एक अपन संत लेके चलेंगे, जैसे कि जब अपन एक साथ पढ़ेंगे तो उस घोच पोच के बजाय धीरे धीरे कम कम अच्छा अच्छा समझ में आ जाए। ठीक है, तो इस आपको शेड्यूल सेकंड में फर्स्ट में मैंने ये संत और संप्रदाय नहीं जोड़े थे, सेकंड शेड्यूल में जोड़े हैं। तो आपको दादू जी पढ़ने हैं। ठीक है, दादू जी और इनका जो संप्रदाय है वो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है सामान्य हिंदी में पिछली जो अपना शेड्यूल फर्स्ट था उसमें हमने दीर्घ स्वर संधि देखी थी और यहाँ हम गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि देखेंगे। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं या फिर जो फ्रेशर्स हैं उन्होंने पहले कभी किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करी, उनको संधि अगर मैं एक दिन में पूरी संधि दे दूं तो वो आपसे नहीं होगी, क्योंकि और भी सिलेबस की चीज़ें होती हैं वो पढ़नी होती हैं। लेकिन अगर आप एक दिन में गुण और वृद्धि स्वर संधि पढ़ोगे तो वो आराम से एक शेड्यूल में 2-3 दिन का टाइम होता है, आराम से अपन पढ़ पाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि के एग्जाम्पल ना हो या फिर ये आपसे नहीं आ रहा हो तो मैं आपको इसकी टेलीग्राम पे पीडीएफ दे दूंगी। इसमें क्या है, मात्राओं को ध्यान में रखना होता है, कुछ गिने चुने वर्ड्स हैं वो ही एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो उनकी मेरे पास पीडीएफ पड़ी है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है, सामान्य हिंदी हो गया। अब हम जनरल इंग्लिश की बात करते हैं। तो इसमें पहले फर्स्ट शेड्यूल में भी मैंने टेंस डाले थे और सेकंड में भी मैं टेंस ही डाल रही हूँ, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है टेंस का, और जो नए फ्रेशर्स हैं उनको दिक्कत होती है और कुछ तो इंग्लिश को छोड़ने का ही प्लान बना के रखते हैं कि हाँ इंग्लिश हमें पढ़ना नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको सिलेबस के सारी सब्जेक्ट पढ़नी है, किसी भी एक सब्जेक्ट को छोड़ना सही नहीं रहेगा। इसलिए मैंने सोचा है कि आज के शेड्यूल में भी अपन टेंस ही देखेंगे, क्योंकि जब तक आपके टेंस अच्छे से समझ नहीं आएंगे
आप आगे के टॉपिक नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस शेड्यूल में भी हम टेंस रखेंगे और 10 एंटोनिम्स करने हैं आपको और 10 सिनोनिम्स करने हैं। ठीक है, इसका एक एक पेज का मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी मैटर। ठीक है, इसके लिए आपको दिक्कत नहीं लेनी है। और 10 वर्ड्स ऑफन कन्फ्यूज, यानी कि जो कन्फ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं उनको भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है, 10 करने हैं आपको। पिछली वीडियो में भी हमने 10 एंटोनिम 10 सिनोनिम्स देखे थे। इस वीडियो में, इस वाले शेड्यूल में हम 10 एंटोनिम देखेंगे, 10 सिनोनिम्स और 10 वर्ड्स ऑफन कन्फ्यूज। ठीक है, ये करना है और इसकी आपको PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है जी, यहाँ सामान्य हिंदी हो गया, सामान्य इंग्लिश हो गया। अब हम देखते हैं साइंस। साइंस में जो हमारा टॉपिक है वो है परमाणु एवं अणु। ठीक है, पिछली बार हमने ऊतक देखे थे, इस बार का टॉपिक है परमाणु एवं अणु। ठीक है जी, अब नेक्स्ट है हमारी इंडियन पॉलिटी। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी में पिछली बार हमने भारतीय संविधान की विशेषताएं देखी थी। अब की बार आपको पूरा संविधान सभा पढ़ना है और भारतीय संविधान के स्रोत। ठीक है, कि भारतीय संविधान में कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ से कैसे कैसे ली गई है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें पढ़नी है और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको कि किस तरीके से जो अपने अनुच्छेद हैं इंडियन पॉलिटी में उनको डिवाइड किया गया है, कौन से भाग में कितने अनुच्छेद आते हैं, कौन सी अनुसूची में कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो इनका एक जनरल सा इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब ये चीज़ आपको पता होंगी ना बेसिक तो आगे के टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, इसकी भी मैं सिर्फ 2 पन्ने की PDF है, वो आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। ठीक है, अब आपको आयोग और बोर्ड से हमेशा RPSC फर्स्ट ग्रेड क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, तो आपको पिछली वीडियो में हमने कैग पढ़ा था, कैग से रिलेटेड मैंने वीडियो भी यूट्यूब पे डाली हुई है। इस वीडियो में हम केंद्रीय सत्कर्ता आयोग, ठीक है, तो आपको ये पढ़ना है। नेक्स्ट है राजस्थान जियोग्राफी। तो राजस्थान ज्योग्राफी में पिछली वीडियो में मैंने आपको पूरा राजस्थान ज्योग्राफी में जो फर्स्ट है अपना राजस्थान का आकार, स्थिति, विस्तार और किस राज्य के साथ राजस्थान की सीमाएं लगती हैं, थोड़ा 50 ज़िलों के बारे में कि कौन से संभाग में कौन कौन से ज़िले आते हैं, ये सारी चीज़ें दी थी और 2 भौतिक प्रदेश दिए थे। अब आपको दोनों जो भौतिक प्रदेश है वो वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, सेकंड शेड्यूल में आपको ये भौतिक प्रदेश पूरे कंप्लीट करने हैं। ठीक है, और इसके जो PYQ हैं और MCQs हैं वो भी करने हैं, क्योंकि ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राजस्थान ज्योग्राफी का। अगर ये आपको क्लियर हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें सारी मृदा वगैरह आ जाती हैं, जलवायु का पता चल जाता है और खनिज वगैरह, इनका एक छोटा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपन को मिल जाता है कि कहाँ की किस तरीके की क्लाइमेट है और कौन कौन सी फसल वगैरह, कौन सी मृदा किस क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। ठीक है, उसी से अपना आगे की ज्योग्राफी समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो आपको भौतिक प्रदेश, चाहे हम एक शेड्यूल में और भौतिक प्रदेश ले लेंगे, लेकिन भौतिक प्रदेश आपके बिल्कुल क्लियर अच्छे से आने चाहिए आपको, और साथ ही साथ इनके PYQ और MCQs भी कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है अपना शैक्षिक प्रबंधन। तो शैक्षिक प्रबंधन पिछली बार मैंने RT 2009 दिया था और इस बार हमारा टॉपिक है शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा, कार्य और सिद्धांत और शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन। ठीक है, इसकी भी मैं आपके साथ PDF शेयर कर दूंगी, क्योंकि कुछ बच्चों को इससे रिलेटेड कंटेंट देखने में दिक्कत होती है। कुछ के पास तो अगर आप एजुकेशन मैनेजमेंट के लिए कोई अच्छी सी बुक लेना चाहते हो तो कलाम उसकी आती है कोचिंग की। ठीक है, तो वो देख लेना। अगर आपके पास वो नहीं है तो मेरे पास इनके सारे टॉपिक्स के PDF पड़े हैं, मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगी, आप वो देख लेना। ठीक है, आपको इसको छोड़ना नहीं है, पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में पिछली बार हमने अक्टूबर की जो शेड्यूल है इसमें हमने अक्टूबर मंथ की क्रोनोलॉजी ली है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में क्रोनोलॉजी ही बेस्ट है। तो पहले हमने 1 से 10 पेज देखे थे और इस बार हमें 11 से 20 पेज पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये अपना करंट अफेयर्स हो चुका। अब रही बात अपने GK की, उसकी बची रीजनिंग बचा और अपना मैथ बचा। तो रीजनिंग और मैथ अपन बाद में करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा अलग से टाइम निकाल के, अगर अपन को 1 महीना भी मिलेगा ना तो 1 मंथ में अपन अपना वो वाला सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि उसमें वही गिने चुने टॉपिक हैं और वो वही टॉपिक हैं जो बार बार आप पढ़ते रहते हो। ठीक है, तो ये 10 टॉपिक सब्जेक्ट के, और आपको थोड़े करके मैंने आपको साथ वो बता दिया है कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं।
आपको अगर हो सके तो आपको अपने नोट्स बनाने हैं, ये काम करना है, ठीक है। अगर हो सके तो आपको अपने जितने भी PYQ हैं वो निकालने हैं, और जो इम्पोर्टेंट PYQ हैं, मान लो कि देखो कोई टॉपिक है आपने पढ़ा और उसके आपने कोई भी बुक ली, उसके 100 PYQ हैं, तो आपको 100 में से जब आप टॉपिक कंप्लीट कर लोगे तो 80 तो वो होंगे जिनको आप एक बार में ही कर लोगे, ठीक है, कि हाँ वो आपको इजी लगेंगे कि हाँ ये टॉपिक पढ़ के हो जाएंगे। लेकिन 20 ऐसे होंगे जो आपको लिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट करेंगे, या फिर थोड़े से उनकी लैंग्वेज थोड़ी घुमावदार होगी, तो उन 20 पे क्या करना, आपको स्टार बना देना है। क्योंकि जब आप नेक्स्ट टाइम रिवीजन करोगे तो इन 80 को तो आपको पता है कि ये आपके टॉपिक के पढ़ने से ही कवर हो रहे हैं, लेकिन जो ये 20 हैं इनको आपको फिर से दोबारा से रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो इन पे जब आप इन पे स्टार देखोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है और मुझे फिर से पढ़ने हैं, इनमें कुछ ना कुछ खास है, ठीक है। आपको ये काम करना, अगर हो सके तो प्लीज़ नोट्स ज़रूर बना लेना आप अपने। हैंड रिटन नोट्स की होड़ नहीं होती है, हालांकि गाइड वगैरह मिलती है मार्केट में, लेकिन आपको उनके चक्कर में नहीं पड़ना है गाइड्स के में। आपका हो सके तो नोट्स ही देख लेना आप, ठीक है। और रिवीजन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।